अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाउ मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। अब हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ अ लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। के बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है विच इज़ एक्चुअली अ वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, उसकी लाइफ साइकिल कैसी है, मतलब कैसे वो ज़िंदा रहता है, कैसे अपने आप को रेप्लिकेट करता है। ठीक है, ख़ास तौर पर लाइफ साइकिल में हम ये पढ़ते हैं कि अपनी कॉपीज़ कैसे बनाता है, अपने जीनोम को कैसे डिवाइड करता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं बैक्टीरियोफेज जो होता है ना, उसमें दो तरह की लाइफ साइकिल्स होती हैं। एक होती है लाइसोलाइटिक साइकिल, ठीक है, जिसको लाइटिक कहें या लाइसोलाइटिक कहें, और एक होती है लाइसोजेनिक साइकिल। तो लाइटिक है या लाइसोलाइटिक एक ही बात है, ठीक है। लाइसोलाइटिक हो या सिर्फ अकेला लाइटिक हो एक ही बात है, और लाइसोजेनिक जो होती है वो अलग साइकिल है। याद रखना, जहाँ पर भी लाइटिक का लफ्ज़ है, लाइटिक का मतलब होता है कि उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो लाइटिक का मतलब है ऐसी साइकिल होगी जिसमें बैक्टीरियोफेज जो वायरस है जब किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देगा तो उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को वो किल कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा और अपने आप को रेप्लिकेट कर लेगा। और लाइसोजेनिक एक ऐसी साइकिल है जिसमें बैक्टीरिया जब इन्फेक्ट करेगा, जब एक वायरस इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया को, तो उसको किल नहीं करेगा। ठीक है, हाँ एक वक्त आएगा कि वो अपना मोड चेंज कर सकता है कि लाइसोजेनिक से दोबारा लाइसोलाइटिक में शिफ्ट हो जाएगा और तब वो लाइसोजेनिक साइकिल में मौजूद बैक्टीरिया को मार सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं लाइटिक साइकिल को। कि जब वायरस अटैक करता है ऑन अ बैक्टीरियम, इट रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल एंड किल द सेल बाय प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ देते हो, उसकी लाइसिस करा देते हो, यानी कि उसको डिस्ट्रॉय कर देते हो। लाइसोलाइटिक साइकिल के अंदर क्या होता है कि एक जो हमारा वायरस होता है वो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, और इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कैसे करता है, उसको किल कैसे करता है? बाय प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, और रिलीज द न्यू वायरस प्रोजेनी। और जो अपनी कॉपी बना चुका होता है ना उस होस्ट सेल के अंदर, अपनी उस कॉपी को, अपने उस प्रोजेनी को वो आगे रिलीज कर देता है। सो दे कैन इन्फेक्ट मोर बैक्टीरियल सेल। ठीक है, ताकि वो और बहुत सारे बैक्टीरिया सेल को इन्फेक्ट करे। दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड लाइटिक साइकिल। इस लाइफ साइकिल को लाइटिक साइकिल कहते हैं कि ऐसी साइकिल जिसमें एक वायरस जो है अटैच हो बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया पे इंसर्ट हो जाए उसके क्रोमोसोम के अंदर, और फिर क्या करे, उस सेल को किल कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे बाय अ प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस, और फिर अपनी न्यू प्रोजेनी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। दिस होल साइकिल इज कॉल्ड लाइसोलाइटिक साइकिल। अगर हम इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़ेंगे कैसे सब कुछ हो रहा होता है, तो सबसे पहला है फेज अटैचमेंट। इसमें क्या होता है कि हमारा जो बैक्टीरियोफेज आता है वो इस साइकिल को स्टार्ट करता है बाय अटैचिंग इटसेल्फ टू बैक्टीरियम, यानी कि फेज अटैचमेंट में बैक्टीरियोफेज जो है वो हमारे बैक्टीरिया से अटैच होगा। और फिर क्या होगा? एट दिस स्टेज वायरस इंटरेक्ट विद स्पेसिफिक बैक्टीरिया के सरफेस रिसेप्टर। अब देखो, हमारा ये अगर एक कोई वायरस है, मैं इसे रफली बना रहा हूँ, और ये मेरा कोई बैक्टीरिया का सेल है, तो ये मेरा वायरस जो है इस बैक्टीरिया सेल को इन्फेक्ट करने के लिए जब अटैच होगा ना, तो ऐसे अटैच नहीं होगा, बल्कि इस बैक्टीरिया सेल के ऊपर कुछ खास सेल सरफेस, बैक्टीरिया की सेल की सरफेस जो है ना, इसके ऊपर कुछ खास रिसेप्टर्स लगे होंगे जिसके साथ मेरा बैक्टीरियोफेज अटैच हो जाएगा। ठीक है, एट दिस इज, तो फिर क्या होगा? दिस अटैचमेंट इज रिवर्सिबल। कह रहे हैं अटैचमेंट जो है रिवर्सिबल है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि अटैच हो और वो देख लेगा यार ये वो वायरस तो नहीं जिसके साथ में अटैच होना था, तो यहाँ से दोबारा रिलीज हो जाएगा। तो दिस अटैचमेंट इज रिवर्सिबल एंड स्पेसिफिक टू होस्ट बैक्टीरियम, और खास बैक्टीरिया के लिए होती है। ऐसा नहीं है कि हर किसी बैक्टीरिया के साथ अटैच हो जाए। वो खास बैक्टीरिया कौन से? वो बैक्टीरिया जिनके पास रिसेप्टर्स होता है फॉर दैट बैक्टीरियोफेज वायरस। तो फेज अटैचमेंट पहला प्रोसेस है। उसके बाद आता है जीनोम का पेनिट्रेशन, यानी जीनोम कहते हैं डीएनए आरएनए वगैरह को। तो जीनोम पेनिट्रेशन में क्या होगा? जो बैक्टीरियोफेज है उसका डीएनए जो है हम इंसर्ट कर देंगे होस्ट सेल के अंदर, होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो इसमें क्या होगा? बैक्टीरियोफेज जो है वो अटैच तो हो गया था। कैसे अटैच होता है यार? बैक्टीरियोफेज का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था कि उसके अंदर टेल फाइबर होते हैं, वो टेल फाइबर की मदद से और बेस प्लेट की मदद से पेनिट्रेट करेगा इसके अंदर। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज जो है स्ट्राइक बाइट्स कॉन्ट्रेक्टाइल शीट। अब बैक्टीरियोफेज जो है अपनी कॉन्ट्रेक्टाइल शीट जो है ना, उसकी आउटर शीट जो कॉन्ट्रेक्टाइल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर क्या होगा? जो इनर नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल जो थी ना, वो अंदर बैक्टीरिया सेल के अंदर पुश हो जाएगी। जब पुश हो जाएगी तो इसके अंदर मौजूद जो डीएनए था वो भी अंदर चला जाएगा। इसको हम ऐसे शो करें कि नॉर्मली ये हमारा बैक्टीरिया सेल है और यहाँ पर ये हमारी टेल ट्यूब लगी हुई है और उसके अंदर ये हेड है और हेड वाला डीएनए इसके अंदर ट्रांसफ़र हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, इसका जो डीएनए है उसे मैंने इंसर्ट करना है इसके अंदर, यानी उस डीएनए को मैंने इस बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करना है। मैं कैसे इंसर्ट करूँगा? मैं ऐसे इंसर्ट करूँगा तो जो मेरी आउटर शीट है कॉन्ट्रेक्टाइल शीट, इसको कॉन्ट्रैक्ट करूँगा। जब मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करूँगा फिर अगला स्टेज ये होगा, ये बैक्टीरिया सेल है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल शीट है बाहर,
और जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल शीट है वो अंदर चली गई है, और जब अंदर चली गई है तो यहाँ जो डीएनए मौजूद था वो भी इसके अंदर आ गया है, ठीक है। सो ये रफली मैंने आपको बताया कि कैसे प्रोसेस होता है। सो शीट कॉन्ट्रैक्टाइल शीट को पुश करता है ऑन द सरफेस वॉल ऑफ बैक्टीरियम और उसे तोड़ देता है। वायरस जो है अपना जो डीएनए है इंजेक्ट करता है बैक्टीरिया के अंदर थ्रू अ होलो ट्यूब एंड फेज हेड। होलो ट्यूब के ज़रिए, सही है, जो हमारा वायरस है वो कैसे इसके अंदर इंसर्ट करता है, वायरस जो है उसको इंसर्ट करता है बाय द हेल्प ऑफ होलो ट्यूब, जिसको हम टेल कहते हैं। टेल ट्यूब के ज़रिए, टेल फाइबर्स के ज़रिए, टेल के ज़रिए, नॉर्मली टेल फाइबर के ज़रिए नहीं, टेल के ज़रिए अपना डीएनए इंसर्ट करता है होस्ट सेल के अंदर। और फिर जो फेज का हेड होता है ना, और ऊपर वाले जितने भी पार्ट होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, फेज का हेड नहीं आता, सिर्फ डीएनए अंदर डाला जाता है, ठीक है। एंड रिमेनिंग कंपोनेंट रिमेन आउटसाइड द बैक्टीरिया एंड कॉल्ड द घोस्ट। और वो बैक्टीरिया के कंपोनेंट जो ऊपर रह जाते हैं बल्कि अंदर नहीं आते, हम उनको घोस्ट कहते हैं। तीसरा प्रोसेस होता है, अटैचमेंट भी हो गई, डीएनए अंदर भी चला गया, दैट इज़ अ बायोसिंथेसिस और रेप्लिकेशन ऑफ फेज डीएनए। जो हमारा वायरस का डीएनए है जिसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं, उसका जो डीएनए है इस प्रोसेस में हम उसकी कॉपी बनाते हैं और प्रोटीन जो होते हैं उनको बनाते हैं। कैसे प्रोटीन बनाते हैं, देखो ये जो हमारा बैक्टीरिया है उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें हेड चाहिए। हेड जो है कैप्सिड से मिलकर बनता है जो प्रोटीन है, ये पूरा टेल भी एक तरह का प्रोटीन है ना, ठीक है, प्रोटीन से मिलकर बना है। बेस प्लेट भी प्रोटीन है, ये टेल फाइबर भी प्रोटीन है। तो इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए हमें पहले प्रोटीन भी बनाना पड़ेगा और प्रोटीन के साथ साथ डीएनए को भी कॉपी करना पड़ेगा, ताकि अगर हम एक बैक्टीरियोफेज से बहुत सारे कोई 100 बैक्टीरियोफेज बनाना चाहते हैं तो हमें 100 हेड बनाने हैं, 100 टेल्स बनानी है और 600 बनाने हैं टेल फाइबर। तो इन सब के लिए प्रोटीन सिंथेसिस होगी। और 100 अगर फेज बनाने हैं तो जो एक आपका डीएनए है उसकी 100 कॉपी भी तो बनानी पड़ेंगी। तो ये सारा काम होता है इस थर्ड स्टेप में, जिसमें सेल की मेटाबॉलिक मशीनरी, यानी कि वो होस्ट सेल जिसको इन्फेक्ट किया है हमारे किसने, वायरस ने, उसकी हम मेटाबॉलिक मशीनरी का यूज़ करते हैं। उसकी जो प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करवाती हैं जो चीज़ें, हम उनको यूज़ करते हैं। जब उनको यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि सेल मेटाबॉलिक मशीनरी डायरेक्टेड बाय फेज डीएनए। अच्छा, ये सेल की मेटाबॉलिक मशीनरी है, अब वो किसके कंट्रोल में आ गई है, जो हमारा बैक्टीरियोफेज वायरस है उसके कंट्रोल में आ गई है, ठीक है। सो वो जो होस्ट सेल की मशीनरी है अब मेरे बैक्टीरियोफेज के डीएनए के कंट्रोल में आ गई है। अब मेरा बैक्टीरियोफेज का डीएनए उसको हुक्म देगा कि भाई आप मेरे लिए वायरल प्रोटीन बनाओ और इसके साथ साथ जो मेरा जो फेज है का जो मेरा जीनोम है उसकी आप कॉपी करो। सो प्रोड्यूसेस फेज के प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड होता है डीएनए बनाने वाले पार्टिकल फ्रॉम द सेल्स डिग्रेडेड डीएनए। सेल्स के पहली बात कैसे ओवरटेक करेगा भाई, फेज का डीएनए ने ओवरटेक तो कर लिया, कैसे करेगा कि वो जो डीएनए मौजूद है ना मेरे होस्ट सेल का, उस डीएनए को ख़त्म कर देगा, डिग्रेड कर देगा। मैंने पहले पढ़ाया था कि कैसे डिग्रेड करता है। उसके बाद एक एंजाइम होता है जिसको हम एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। तो एंडोन्यूक्लियस की मदद से होस्ट सेल का डीएनए डिग्रेड कर दिया जाता है और फिर ये जो फेज का डीएनए होता है ये सारा प्रोसेस कंट्रोल करता है, ठीक है। सो हमने डीएनए को डिग्रेड करके उसके छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड थे, उन छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड की मदद से हमने क्या बना लिया, हमने बना लिया अपने वायरस का डीएनए वगैरह, ठीक है। एंड आर यूज्ड टू मेक कॉपी ऑफ फेज जीनोम, यानी कि फेज जीनोम जो था उसको बना लिया, उसकी कॉपीज बना ली। द फेज के पार्ट्स जो होते हैं कम टुगेदर, यानी कि फेज के पार्ट्स कौन से होते हैं, जो प्रोटीन्स वगैरह हैं जिनकी सिंथेसिस हो चुकी है इस प्रोसेस के अंदर, वो करीब आ जाते हैं। 3 सेपरेट सेट्स ऑफ प्रोटीन असेंबल्ड टू फॉर्म फेज, हेड, टेल एंड टेल फाइबर। 3 प्रोटीन के सेट होते हैं, जो एक हेड का सेट होता है, एक टेल का और एक टेल फाइबर का होते हैं। तीनों आते हैं, मिलते हैं और उनके अंदर हम प्रोटीन जो हमारा जीनोम होता है उसको इंसर्ट करते हैं और इससे क्या होता है, हमारे डॉटर फेजेस बन चुके होते हैं। डॉटर फेजेस वो होते हैं यानी कि एक जो नॉर्मल सेल होता है ना उससे जो नए सेल बनते हैं या नए बैक्टीरिया वगैरह बनते हैं हम उनको डॉटर फेजेस कहते हैं या डॉटर सेल कहते हैं। चौथा स्टेप है मैचुरेशन। जब सारे कंपोनेंट जो है ना फेज स्ट्रक्चर के बन चुके हैं और उनमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को भी डाल दिया है, तो व्हेन ऑल द कंपोनेंट ऑफ फेज स्ट्रक्चर आर सिंथेसाइज्ड इंक्लूडिंग प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, देन असेंबलिंग ऑफ दीज कंपोनेंट बिगिन। हम उनकी असेंबल करते हैं, उनको आपस में मिलाते हैं और उसके बाद क्या होता है, न्यू फेजेस बन जाते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज न्यू फेज डीएनए आर क्रिएटेड कॉल्ड वायरोन। इस प्रोसेस में, अच्छा मैचुरेशन में ना जो हमारा डीएनए होता है उसकी क्रिएशन होती है, बायोसिंथेसिस में और रेप्लिकेशन में सिर्फ उनकी कॉपी की जा रही थी। बट जो मेरा ये वाला प्रोसेस है दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ अ मैचुरेशन, इसमें ये काम हो रहा होता है कि मैचुरेशन के प्रोसेस में सारे कंपोनेंट जो है ना फेज स्ट्रक्चर के वो सिंथेसाइज्ड हो जाते हैं यानी बन चुके होते हैं इंक्लूडिंग प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड सॉरी। और फिर क्या होता है, ये जो जितने भी पार्टिकल्स हैं बन चुके हैं इनको हम असेंबल करते हैं यानी कि उनका एक ही स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो उन प्रोटीन्स के कंपोनेंट को असेंबल करते हैं और फिर क्या होता है, इन नए प्रोटीन्स के मिलने से नया फेज बन जाता है यानी कि हेड के प्रोटीन, टेल फाइबर के प्रोटीन, ये सारे मिल जाते हैं और सारे इन प्रोटीन्स के मिलने की वजह से क्या होता है, नया फेज बन जाता है।
ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज के दौरान न्यू फेज डीएनए आर क्रिएटेड, मैचुरेशन के दौरान नया डीएनए बनता है। जो नया डीएनए क्रिएट किया जाता है ना, न्यू फेज डीएनए, उसको हम वायरोइंट्स कहते हैं। व्हाट आर वायरोइंट्स? वायरोइंट्स आर द न्यू फेज डीएनए विच आर क्रिएटेड। ठीक है, चैप्टर जो इसका लास्ट स्टेज है दैट इज स्टेप 5, उसमें लाइसिस होती है। अब जिसके अंदर ये सारा काम हो रहा है बैक्टीरिया के अंदर, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है ताकि क्या हो, जितने भी अंदर बैक्टीरियोफेज बन चुके हैं, ठीक है, और जो हमारा न्यू फेज डीएनए बन चुका है जिसको वायरोन भी कहते हैं, उसको हम रिलीज करें। तो द न्यूली फॉर्म बैक्टीरियोफेजेज आर रिलीज, ठीक है, और उनके अंदर से एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम। वो जो नए बैक्टीरियोफेज जो होते हैं ना, न्यूली फॉर्म बैक्टीरियोफेज रिलीजेज एंड एंजाइम लाइसोजाइम टू ब्रेक द बैक्टीरिया वॉल एंड कॉज लाइसिस। जो नए बैक्टीरियोफेज बन चुके हैं वहाँ से हम एक नया एंजाइम रिलीज़ करते हैं, जिसको हम लाइसोजाइम कहते हैं। वो लाइसोजाइम का एक फंक्शन होता है कि वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है, तोड़ देता है, उसको लाइसिस करता है। तो ये लाइसोजाइम एंजाइम जाता है और बैक्टीरिया की वॉल के अंदर उसकी लाइसिस कराता है। और इससे क्या होता है, एक डिवीजन के अंदर, एक सेल साइकिल के अंदर 100 से लेके 200 फेज प्रोजेनी डेवलप हो जाती है। कितनी? 100 से लेके 200 फेज की प्रोजेनी डेवलप हो जाती है, और उसको हम रिलीज़ कर देते हैं सराउंडिंग में ताकि नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे। अब इसका मैं रिवीजन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अटैचमेंट होती है, जिसमें हमारा बैक्टीरियोफेज आता है और होस्ट बैक्टीरिया सेल के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, द फेज अटैचेस टू द सरफेस। फिर पेनिट्रेशन होती है, कि अटैच तो हो गया है, अब वायरल के जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उससे क्या होता है, जीनोम जो है हमारा डीएनए और आरएनए जो है वो इंसर्ट हो जाता है हमारे होस्ट सेल के अंदर। इसके बाद क्या होता है, बायोसिंथेसिस होती है। फेज डीएनए जो होता है वो उसकी कॉपी की जाती है, तो बायोसिंथेसिस के अंदर फेज के डीएनए की कॉपी की जाती है और फेज के प्रोटीन्स बनाए जाते हैं। तो फेज डीएनए की कॉपी की जाती है और प्रोटीन्स बनाए जाते हैं बायोसिंथेसिस के अंदर। मैचुरेशन के अंदर न्यू फेज पार्टिकल आर असेंबल्ड। तो पार्टिकल्स की जो असेंबलिंग है ना, वो मैचुरेशन के अंदर होती है, ये याद रखना है आपने। ठीक है, और लाइसिस के अंदर क्या होता है, सेल जो बैक्टीरियोफेज बन चुके होते हैं वो एंजाइम रिलीज करते हैं जिसको लाइसोजाइम कहते हैं, और लाइसोजाइम क्या करता है, वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देता है, उसकी लाइसिस करता है। उससे क्या होता है, न्यू जो फेजेज होते हैं दे आर रिलीज। ठीक है, ये पूरी साइकिल थी जिसको हम लाइसोलाइटिक साइकिल भी कहते हैं। अब अगली साइकिल है दैट इज द लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। सो अगर हम लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल की बात करें, लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में ना दो काम हो सकते हैं। या तो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में नॉर्मली बैक्टीरिया की डेथ नहीं होती जिसको इन्फेक्ट किया जाता है, बट अगर कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा वायरस होता है वो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल से डायरेक्टली निकल के लाइसोलाइटिक में चला जाता है, तब तो डेथ करा सकता है। ठीक है, सो इन लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल बैक्टीरियोफेज वायरस डज नॉट इन्वॉल्व द किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। इनफैक्ट वायरल जीनोम ज्वाइन विद द होस्ट बैक्टीरियल न्यूक्लिक एसिड एंड क्रिएट अ प्रोफेज। कह रहे हैं लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल के अंदर बैक्टीरियोफेज जो होता है, जो हमारा वायरस है, वो बैक्टीरिया को किल नहीं करता, बल्कि जो वायरस का जीनोम होता है ना, जो वायरस का डीएनए होता है, आरएनए जो होता है, वो इंसर्ट किया जाता है, वो जो हमारा बैक्टीरिया होता है ना, उसके न्यूक्लिक एसिड के साथ मिल जाता है, और जब मिल जाता है तो एक नया स्ट्रक्चर बना देता है। इस नए स्ट्रक्चर को, जिसमें आपका वायरस का जीनोम और आपके बैक्टीरिया का न्यूक्लिक एसिड मिल जाएं, तो जो वायरस की स्टेज होती है उसको प्रोफेज कहते हैं। प्रोफेज ऐसी स्टेज है जिसमें वायरस जो होता है वो मिल चुका होता है न्यूक्लिक एसिड के साथ और वो उसके अंदर इंटीग्रेट हो चुका होता है। अब वो कोई खतरा नहीं है उससे। प्रोफेज के अंदर जो हमारा वायरस होता है उसको कोई खतरा नहीं होता। हाँ, अगर वो प्रोफेज के स्टेज से निकल जाए और फिर दोबारा वो इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाता है एंड मल्टीप्लाई नॉर्मली। अब बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है तो जिस तरह नॉर्मल उसकी डिवीजन होती है वो वैसे डिवाइड करता है। इसकी डिवीजन कैसी होती है, चैप्टर मैंने प्रोकैरियोट के अंदर ये पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया सर्वाइव करता है और नॉर्मली मल्टीप्लाई करता है वाइल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अच्छा, जब ये मल्टीप्लाई कर रहा होता है ना और इसकी रिप्रोडक्शन हो रही होती है, तो फिर जो इसका अपना न्यूक्लिक एसिड होता है ना, उसके साथ साथ वायरस का जीनोम भी तो मिला हुआ है ना। तो जब वायरल का जीनोम और न्यूक्लिक एसिड आपस में मिल चुके होते हैं, इसको कंजुगेटेड जेनेटिक मटेरियल कहेंगे ना। कंजुगेट कौन से होते हैं, कंजुगेट का मतलब होता है कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाएं। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल अभी बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है, ये बैक्टीरिया है और इसके अंदर हमारा ये उसका अपना क्रोमोसोम है और उसके साथ ये वायरस के क्रोमोसोम मौजूद हैं। जब ये डिवाइड होगा, इसकी कॉपी बनेगी, तो उसमें भी यही होगा ना कि कुछ बैक्टीरिया का अपना होगा और कुछ वायरस का होगा। तो ये जो कॉपी बनी हुई है ना, इसको हम कह रहे हैं कंजुगेटेड जेनेटिक मटेरियल, यानी कि ऐसा जेनेटिक मटेरियल जो एक प्रोफेज का है। प्रोफेज का मतलब कि वायरस का भी है और बैक्टीरिया का भी है। ठीक है, इस ट्रांसफर्ड इनटू नेक्स्ट प्रोजेनी। अब क्या होगा, जब ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो नए बैक्टीरिया के अंदर जब ये कॉपी बनेगी इसकी, तो यही वाली कॉपी जिसके अंदर वायरस का भी जीनोम है और बैक्टीरिया का भी जीनोम है, दोनों नए बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो हम ये देख सकते हैं कि हर जो नया बनने वाला बैक्टीरिया होगा उसके अंदर ना तो सिर्फ बैक्टीरिया का अपना डीएनए होगा, बल्कि हमारा जो वायरस है उसका डीएनए भी साथ साथ ट्रांसफर
हो रहा होगा। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई तो वीडियो दोबारा रिपीट करके देख लें लास्ट 2 मिनट्स की, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। स्टिल अगर कन्फ्यूजन है तो दोबारा पूछ लेना। ठीक है, फिर क्या होता है, ये ट्रांसफर हो जाता है नेक्स्ट प्रोजेनी ऑफ बैक्टीरिया में, यानी उसके नेक्स्ट जनरेशन में, विदाउट एनी इंटरफेरेंस, बिना किसी मसले के। ये लाइसोजेनिक को अगर हम स्टेप्स में देखना चाहें तो ये होता है कि सबसे पहले क्या होता है, अटैचमेंट होती है। अटैचमेंट के बाद जो फर्स्ट स्टेप फेज, वायरस इंजेक्ट इट्स डीएनए इनटू बैक्टीरिया सेल। उसमें क्या करता है, डीएनए जो होता है अपना बैक्टीरिया सेल के अंदर पेनिट्रेशन होती है, यानी कि जीनोम की पेनिट्रेशन हो जाती है अटैचमेंट के बाद। अटैचमेंट ऑफ वायरस विद बैक्टीरिया फॉलो द सेम प्रोसेस। जो अटैचमेंट होती है वायरस की बैक्टीरिया के साथ वो उसी तरह होती है जैसा कि हमारे लाइसोलैटिक में हो रही थी। अटैचमेंट हुई, अटैचमेंट के बाद पेनिट्रेशन होगी डीएनए की इन द बैक्टीरियल सेल। जो फेज का डीएनए है इसको हमने होस्ट डीएनए के साथ मिला दिया है, और अब जो एंड कॉल प्रोफेज, फेज जीनोम इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट डीएनए एंड कॉल प्रोफेज। अगर फेज के जीनोम को इनकॉर्पोरेट कर दें होस्ट के डीएनए के साथ, इस तरह के वो इनएक्टिव स्टेज में चला जाए और वो क्या कहते हैं, कोई ऐसे लाइसोजाइम एंजाइम ना बनाए, ऐसे वायरल प्रोटीन इनकोड ना करे, ठीक है, कि उसको नया बैक्टीरियोफेज बनाना हो उसी बैक्टीरिया के अंदर, तो इसको हम प्रोफेज कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा फेज जो इनएक्टिव है, ठीक है, अब सो रहा है, लंबी नींद में है। तो फेज जीनोम इज इनकॉर्पोरेटेड विद होस्ट डीएनए कॉल्ड प्रोफेज, यानी कि जो फेज का जीनोम होता है, जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए आरएनए होता है, हमने उसको होस्ट की यानी कि होस्ट सेल जो बैक्टीरिया था उसके डीएनए और आरएनए के अंदर डाल दिया है, इसको हम प्रोफेज कहते हैं। स्टेप 3 क्या है, जो वायरल डीएनए रेप्लिकेट, जो वायरस का जो डीएनए होता है रेप्लिकेट करता है अलोंग विद बैक्टीरियल डीएनए। तो वायरस का जो डीएनए है, वायरल का जो डीएनए है, कॉपी होती जाती है उसके बैक्टीरिया का डीएनए के साथ ड्यूरिंग बैक्टीरिया की डिवीजन एंड रिमेन काम विदाउट अफेक्टिंग। अब जो क्या है, जो फेज में एक्टिव, जो बैक्टीरियोफेज जो है कभी कभी एक्टिव हो जाता है, कब होगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी, और क्या होगा, फिर दोबारा से लैटिक साइकिल में चला जाएगा। तो बेचारा प्रोफेज जो नींद सो रहा था, लंबी नींद, वो एक्टिव भी हो सकता है, कब, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी। ठीक है, फेज की जीन्स जो होती हैं रिमेन इनएक्टिव ड्यूरिंग लाइसोजेनिक फेज। इफ एनी इन्वायरमेंटल ट्रिगर लाइक रेडिएशन एंड केमिकल स्टिमुलेट, देन दे स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम टू कट डाउन द इंटीग्रेटेड वायरल डीएनए फ्रॉम बैक्टीरियल डीएनए एंड दस नाउ एक्ट एज अ वायरस ऑफ लैटिक स्टेज। कह रहे हैं नॉर्मली ये होगा कि जो हमारा फेज है ना वो इनएक्टिव रहेगा लाइसोजेनिक फेज में, लेकिन अगर उसको कोई इन्वायरमेंटल ट्रिगर लाइक रेडिएशन मिल जाए या केमिकल स्टिमुलस मिल जाए तो फिर क्या होगा, वो इस स्टेज से निकल आएगा और ऐसे एंजाइम बनाएगा जो वायरल डीएनए दरअसल हमारे होस्ट के डीएनए के साथ मिला हुआ है, इसको यहाँ से काट के अलग कर देगा। जब इसको अलग कर देगा, अब ये वाला जो मेरा डीएनए है, जो मेरा वायरस का डीएनए है, ये बिल्कुल अपनी तरफ से जिससे पहले काम कराता था ना लाइसोलैटिक के अंदर, कि ये इसके जो डीएनए है उसको तोड़ देगा। ठीक है, कैसे तोड़ेगा, एक एंजाइम बनाएगा डीएनए एंडोन्यूक्लियस जो कि होस्ट के डीएनए को तोड़ देगा, फिर उस होस्ट के डीएनए को ओवरटेक कर लेगा, फिर वायरल प्रोटीन इनकोड कराएगा जिससे नया बैक्टीरियोफेज वगैरह बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब काम करवाएगा, और इसी स्टेज के अंदर हम कह रहे हैं कि वायरस जो है लैटिक स्टेज में दोबारा दाखिल हो गया है। नाउ स्पेसिफिक प्रोटीन विच आर रिक्वायर्ड टू डेवलप देयर स्ट्रक्चर आर प्रोड्यूस एंड न्यू फेज आर प्रोड्यूस। ठीक है, अब यही साइकिल है, देख रहे हैं कि फ्रॉम स्टेप टू क्या होता है कि जिसके अंदर आपका जो डीएनए होता है आप उसको अंदर डाल देते हो, ये उसका डीएनए आपने अंदर डाल दिया है। स्टेप 3 के अंदर क्या होगा, ये आपका डीएनए जो है वायरल डीएनए इंजेक्टेड इनटू होस्ट तो हो चुका है। स्टेप 3 के अंदर क्या हो रहा होगा कि ये आपका जो फॉर एग्जांपल ये आपका वायरल डीएनए और ये आपका बैक्टीरियल डीएनए दोनों आपस में मिल चुके हैं। ठीक है, फिर स्टेप 4 के अंदर क्या होगा, वो डीएनए जो है आपका वो मल्टीप्लाई करेगा पूरा डीएनए। इस डीएनए को हम कॉन्जुगेटेड डीएनए भी कहते हैं, और इस फेज को हम प्रोफेज कहते हैं, ये बात याद है ना। तो अब इस स्टेज में क्या हो रहा होगा कि सेल जब मल्टीप्लाई कराएगा, यानी कि बैक्टीरिया ने डिवाइड होने के लिए अपने सेल को मल्टीप्लाई किया है, तो ये डीएनए वगैरह भी दोनों के कॉपी हो जाएंगे और दो अलग अलग सेल में चले जाएंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कभी कभी इसको होश आ गया कि यार मुझे दोबारा इन्वायरमेंट कंडीशन ठीक नहीं है, लाइक वहाँ पे रेडिएशंस हैं या केमिकल ख़तरनाक मौजूद है जिससे मेरी डेथ हो सकती है, तो सेल दोबारा लैटिक साइकिल में चला जाएगा, दोबारा से वो सारे प्रोटीन्स बनाएगा, मैचुरेशन करेगा, यानी कि उसके प्रोटीन सारे असेंबल होंगे, लाइसोजाइम एंजाइम करके इसकी मेम्ब्रेन को तोड़ेगा और रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, इस पूरी साइकिल को लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफेज की इंपॉर्टेंट क्या है, बैक्टीरियोफेज कह रहे हैं बहुत अबेंडेंट है, और इनको हम यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में फॉर द ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन सेल टू अनदर विच बेनिफिट द ऑर्गेनिज्म और प्रोड्यूस वैल्यूएबल प्रोडक्ट। तो बैक्टीरियोफेज आर यूज इन
जेनेटिक इंजीनियरिंग सही है, ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरियोफेज के यूजेस क्या हैं। तो हम उनको जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं ताकि एक सेल से दूसरे सेल के अंदर कोई जीन ट्रांसफ़र कर सकें और इसके नतीजे में जो ऑर्गेनिज्म है उसको कोई फ़ायदा होता है या ऑर्गेनिज्म से कोई हमें ख़ास प्रोडक्ट मिलता है। उसके साथ साथ ये जो फेजेस होते हैं दे आर यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हम इनकी वजह से फेजेस जो हैं वो बैक्टीरिया को खाते हैं, तो हम इनको यूज़ करके उन बैक्टीरिया को मार भी सकते हैं। Genetically modified phages, when induced in the body, attack the pathogenic bacteria inside the body and destroy them by using their genome as a weapon। कह रहे हैं अब ऐसे नहीं है कि किसी भी वायरस को उठा के डाल दो, अब वायरस को उठा के डाल दोगा तो आपको वायरल बीमारियां भी हो जाएंगी। तो हम ख़ास फेज होता है हमारा, ख़ास बैक्टीरियोफेज होता है जिसको हमने पूरी तरह से तैयार किया होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए, हम उसे बॉडी में डाल देते हैं ताकि वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो अंदर मौजूद है उसको डिस्ट्रॉय कर लिया जाए, और पैथोजेनिक बैक्टीरिया जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, कैसे करेगा? बाय यूजिंग देयर जीनोम एज अ वेपन, यानी कि हम जो हमारा वायरल जाएगा, हमारा बैक्टीरियोफेज जाएगा, वो हमारी बॉडी में मौजूद बैक्टीरिया के जीनोम को यूज़ करके ये सारा काम करवाएगा। इसके साथ साथ कह रहे हैं कीपिंग इन व्यू दैट दे आर होस्ट स्पेसिफिक, हम जो ये हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, जो बैक्टीरियोफेज बना रहे हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, जिसको हम इंसर्ट करेंगे बैक्टीरिया के अंदर, हम उसकी ख़ास बात ये रखते हैं कि यार ये ऐसा होना चाहिए जो होस्ट स्पेसिफिक है। ऐसा ना हो कि जो बॉडी को ही खाना या मारना स्टार्ट कर दे। इट शुड ओनली अटैक दोज बैक्टीरियल सेल एंड इट शुड नॉट हार्म अदर माइक्रोब एंड सेल्स ऑफ बॉडी। फेजेस आर ऑल्सो यूज टू प्रेजेंट एंटीजन, ठीक है, विच प्रोवाइड आइडेंटिफिकेशन फॉर इम्यून सिस्टम टू एक्टिवेट एंड डिस्ट्रॉय द पैथोजन दैट इन्वेड आवर बॉडी। जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं हम इनको इसलिए भी यूज़ करते हैं कि वो एंटीजन को प्रेजेंट करें। यार ये एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन आर दोज पार्टिकल्स या दे आर द पार्ट ऑफ दोज पार्टिकल्स या दोज बॉडीज या दोज ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट बिलोंग टू आवर ओन बॉडी, यानी कि वो वाली चीज़ें जो आपकी बॉडी में बाहर से घुस के आई हैं, वो कोई प्रोटीन्स हों, ठीक है, वो कोई बीमारी की प्रोटीन्स हों, लाइक बैक्टीरिया ने आपको इन्फेक्ट किया है तो उसके प्रोटीन्स आ गए हैं। तो यानी कि किसी बाहर वाले ऑर्गेनिजम्स का कोई भी चीज़ हो, बाहर वाले ऑर्गेनिजम्स की कोई भी चीज़ जो होती है ना, वो एंटीजन कहलाती है। तो जो फेजेस जो होते हैं एंटीजन लेके जाते हैं और हमारी बॉडी में मौजूद इम्यून सेल्स जो होते हैं ना, इम्यून सेल्स आर दो सेल्स जो आपकी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं। और ये फेजेस जो होते हैं ना, उन एंटीजन्स को ना हमारे इम्यून सेल्स को दिखाते हैं कि यार देखो तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई बाहर से चीज़ घुस आई है, इस चीज़ को पहचानो और जहाँ जहाँ पर तुम्हें नज़र आए उसको मार दो। सो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कराते हैं ताकि उस पैथोजन को हम डिस्ट्रॉय कर सकें। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये एक बहुत लंबा टॉपिक था और जिसको मैंने कोशिश की है मैं डिटेल में कवर करूं और उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ जिसमें हम HIV को स्ट्रक्चर को, ठीक है, HIV जो वायरस है हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और इसकी फिर जो लाइफ साइकिल होता है उसको भी डिस्कस करेंगे और साथ में एड्स की जो बीमारी है उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।